हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे। मैं आपकी मैम अरुणा गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद अरुणा गुप्ता मैम पर स्वागत करती हूँ। और आज आपके लिए क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 लेके आई हूँ। समाज विज्ञान का है ये, और आपको क्या करना है, इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है। यदि आपको कुछ ऐसा लगे कि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैप्टर है आपका स्थल रूप और जीवन। ये चैप्टर नंबर 3 है और बहुत अच्छे से आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत मेन है। इस चैप्टर के अंदर आप बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ लेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आप पृथ्वी के बारे में जानेंगे, आप जमीन के बारे में जानेंगे, यानी भूमि के बारे में जानेंगे, और आप इसे पढ़ क्यों रहे हैं ये भी आप इस वाले चैप्टर के अंदर जान जाएंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बहुत अच्छी तरीके से इसे पढ़िएगा चैप्टर को। अगर आपको एक बात कोई समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर आप उसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं और दोबारा भी देख सकते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। इसके बाद मैं आपके लिए कुछ नोट्स भी लेके आऊँगी, लेकिन पहले आप इस चैप्टर को समझिए और सेकेंड टर्म की आप तैयारी कीजिए। और ये वीडियो केवल 6 क्लास के लिए ही नहीं, बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं आप सभी, उनमें सब में ये हेल्पफुल है। और आपको पता ही है कि एनसीईआरटी तो सभी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। आप सभी पढ़िए, समझिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलती हूँ मैं आपसे चैप्टर में। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी सीरीज को। 6 क्लास की सीरीज है ये आपकी, चल रही है अध्याय 3 स्थल रूप एवं जीवन। इसका हम ये सब पढ़ चुके हैं। कल मैंने आपको ये सब वीडियो में पढ़ा दिया है। आज मैं आपको पढ़ाती हूँ इसका पठार। तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का जो लिंक है मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है कल, और आपने देखा, पढ़ा, समझा भी होगा। जिसको ना समझ में आया हो तो वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा और उसको दोबारा से आप देख सकते हैं। आज मैं आपको पठार से शुरू करूँगी। ये हम पढ़ेंगे पठार। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, पर्वत, पहाड़ आपको मैंने बाय पिक्चर भी बताया था, पिक्चर में भी आपको दिखाया था। और हमने आपको दिखाया था, ये हमने दिखाए थे पठार। इनकी हमने आपको पहचान भी बताई थी कि ऊंचे और चोंच वाले ये पर्वत, हल्की सी गोलाई ये पहाड़ या पहाड़ी, या फिर ढलान के साथ में स्लॉप बनी हुई है, ये स्लॉप है, और ये मेज की आकृति के रूप में हमने पठार देखेंगे। और ये देखिएगा कि पठार की जो ऊपर की भूमि होती है वो समतल होती है, और उस पर कृषि योग्य भूमि भी है, मतलब कृषि भी आराम से की जा सकती है। और आपने पर्वत श्रृंखला भी कल पढ़ी थी। तो पर्वत श्रृंखला में जैसे ये तो मैंने आपको एक पर्वत बताया है जो बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर हम दूर से देखने में या पास से देखने में एक के बाद एक पर्वत हमें लगातार दिखाई दे तो हम उसे श्रृंखला कहते हैं, यानी पर्वतों की लाइन। तो अब हम शुरू करते हैं अपने पठार को। पठार वाला चैप्टर हम देखेंगे तो पठार एक ऐसी स्थल आकृति है, स्थल आकृति यानी जमीन की जो आकृति है, आकृति कहते शेप, जो आसपास की भूमि से उठी हुई होती है और प्रायः इसकी सतह चपटी होती है। इसके कुछ पार्श्व सीधी ढलान वाले होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सीधी ढलान। पर्वतों के समान कुछ पठार पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में नवीन और प्राचीन हो सकते हैं, यानी कुछ नए पठार और कुछ पुराने पठार भी हमारे को इस पृथ्वी पर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे पर्वत, यानी कि जैसे हमने बताया कि पर्वत चोटियाँ जो हैं बहुत सी नवीन हैं, नई बनी हुई हैं, और बहुत सी हमने बताई आपको कि पुरानी भी हैं, जिसमें हिमालय हमारा नवीनतम पर्वत है और अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। ऐसे ही जो है पठार भी पुराने और नए हो सकते हैं। पठारों के दो उदाहरण हैं, जैसे तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, वो है तिब्बत का पठार, और इसी को हम कहते हैं पामीर का पठार। पामीर का
ये पामीर, मैं दोबारा लिख के बताती हूँ आपको। पामीर का पठार, ठीक है। ये पामीर का पठार जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है और इसे तिब्बत का पठार भी कहा जाता है और ये सबसे बड़ा भी है। और दूसरा है हमारा दक्षिणी पठार, दक्षिणी पठार और तिब्बत का पठार। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। ऐसा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतनी ही ऊंचाई होगी या छोटा होगा या बड़ा होगा, उसकी ऊंचाई कितनी भी हो सकती है। बस उसकी पहचान क्या है पठार की, कि ढलान होती है, तीव्र ढलान के साथ में ऊपर का इलाका जो होता है, स्पेस जो होता है, ये चपटा होता है, बस यही पहचान है इसकी। तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई 4,500 मीटर, मतलब औसत यानी कि लगभग 4,500 मीटर उसकी ऊंचाई है, जिसके कारण इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। और आप सबको ये भी पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में कि किसी भी चीज़ की जो ऊंचाई, स्थल भाग की जो ऊंचाई मापी जाती है या पर्वतों की या पहाड़ों की, तो वो समुद्र तल से नापी जाती है। तो समुद्र तल से 4,500 मीटर के करीब ये औसत ऊंचाई इसकी है। पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा तक यह लगभग 2500 किलोमीटर जो है लंबा है। और 2500 किलोमीटर का अर्थ हो गया कि हमारे भारत का ये जो है, यहाँ से अगर हम भारत का एक अनुमान लगा के चलें अपना, तो ये जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी तक जो है हमारा क्या मिलेगा हमें, ये कन्याकुमारी तक हमें मिलेगा इसकी दूरी। जितनी चौड़ाई इसकी एक बार में है उतनी हमें उसकी दूरी मिलेगी, ये इसमें बताया गया है। मध्य और दक्षिण भारत के दक्कन का पठार विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक है। यानी जो हमें दक्कन का पठार और विश्व का जो सबसे पुराना पठार है उसमें से एक ही है ये, जो कई लाख साल वर्ष, मतलब साल या फिर वर्ष पहले ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण बने थे। ज्वालामुखी के फटने की वजह से जो हमारा भारत का जो दक्षिण का पठार है, जिसे हम दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं, ये जो है ज्वालामुखी की वजह से बना है। पर्वतों की तरह पठारों में खनिज की जो प्रचुरता है, प्रचुर मात्रा में जमाव देखने को मिलते हैं। यानी खनिजों की प्रचुरता पर्वतों की तरह ही पठारों में भी देखने को मिलती है। इस कारण से क्या है, इस कारण से इन्हें खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। पठारों को खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है, स्टोर हाउस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अधिक से अधिक खनिज प्राप्त होते हैं हमको। परिणाम स्वरूप पठारों में खनन, खनन यानी खुदाई, जब कहीं पे हम खुदाई करते हैं तो खुदाई करने को, डिग करने को, गड्ढा खोदने को हम खनन कहते हैं। खनन मुख्य गतिविधि है जहाँ विश्व की सबसे बड़ी खानें पाई जाती हैं। खानें यानी कि जहाँ से हमें खान बोलते हैं, जहाँ भी हमें कोई भी खनिज मिलता है तो उस जगह को हम खान बोलते हैं। यानी खोदने के बाद में जो एक गुफा टाइप की बनाई जाती है खोद के नीचे गहराई में, उसे हम खान कहते हैं। वहाँ पर हमें स्टोर मिलता है खनिजों का। उदाहरणतया पूर्वी अफ्रीका का पठार सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। जो पूर्वी अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है, वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा किसकी खानें मिलती हैं, हमें मिलती है सोने की और हीरे की खान मिलती है। भारत में कहाँ मिलता है हमको, छोटे नागपुर के पठार में लोहा मिलेगा, कोयला और मैग्नीज, ये प्रचुर भंडार हमें भारत के छोटा नागपुर पठार में मिलते हैं। विश्व भर में, पूरे विश्व में पठारों का पर्यावरण का मतलब जो पूरे विश्व के अंदर जो इतने भी पठार हम देखते हैं या सुनते हैं हमने, तो उसमें ना बहुत विविधता है, अलग अलग प्रकार के पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण के अनुसार अलग अलग प्रकार के हमें पठार देखने को मिलते हैं। कई पठार में जो है हमें कैसी मिट्टी देखने को मिलती है, हमें चट्टानी मिट्टी देखने को मिलती है, जो उन्हें मैदानी मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ बनाती है। यानी कि वहाँ की जो मिट्टी होती है
जो कुछ पठार हमें ऐसे मिले हैं जहाँ पर चट्टानी मिट्टी है, वहाँ की जो मिट्टी है वहाँ पर पेड़ पौधे हम ढंग से नहीं उगा पाते हैं, तो कम उपजाऊ वो उस मिट्टी को बना देते हैं। अगला भाग देखना है हमको। इसीलिए पठार कृषि के लिए कम अनुकूल होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर प्रकार की कृषि नहीं की जा सकती। यानी कृषि तो की जाती है लेकिन ज़्यादा प्रकार उसकी नहीं की जाती। लेकिन ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित लावा पठार, जैसे हमारा कौन सा है, दक्कन का पठार, उपजाऊ होते हैं क्योंकि उनमें समृद्ध समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। यानी बहुत अच्छी किस्म की काली मिट्टी, ब्लैक सोयल उसके अंदर पाई जाती है। पठारों में अनेक आकर्षक जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स, वाटरफॉल यानी झरने, तो वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग बहुत सारे नामों के हैं, बहुत हमें आकर्षित करते हैं। हम वहाँ पर घूमने भी जाते हैं और उन झरनों से हमारे मतलब बहुत सारे काम जो है, जो जल की आपूर्ति करने का एक साधन है। जलप्रपात, प्रपात यानी वाटरफॉल्स। दक्षिण अफ्रीका में स्थित कौन सा वाटरफॉल है, जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया वाटरफॉल यानी जलप्रपात। ये आप सब एक कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा नोट्स के रूप में, और इनको आप लिखेंगे और याद भी करने होंगे आपको, और ये आपके मैप में भरने के लिए भी आ जाते हैं। तो जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। छोटा नागपुर पठार में आपको स्वर्णरेखा नदी पर मिलेगा हुंड्रू जलप्रपात। छोटा नागपुर में कौन सा है, जो नागपुर का पठार है हमारा, वहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है स्वर्णरेखा नदी, और उस स्वर्णरेखा नदी पर हमें हुंड्रू जलप्रपात यानी वाटरफॉल मिलता है। पश्चिमी घाट में अगर हम जाते हैं, पश्चिमी घाट में ये देखिए, ये हमारे भारत का जो है दक्षिण भारत है। तो दक्षिण भारत में हमें ये वाला जो पार्ट है, आप सबको मैंने दिशाएं बताई हुई हैं। तो ये पूर्वी है, पूर्वी घाट है। ये पूरा जितना भी ये समुद्र के पास का इलाका है सब घाट है। और ये कौन सा है, ये है पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट में एक नदी है शरावती नदी, और ये शरावती नदी जो है कौन सा वो बनाती है, ये शरावती नदी बनाती है आपका जोग जलप्रपात, यानी जोग नाम का वाटरफॉल इस नदी पर बनता है। ऐसे ही कुछ और वाटरफॉल्स हैं जो चेरापूंजी में हम देखेंगे तो मेघालय के पठार में, ये मेघालय के पठार में हमें कौन सा देखने को मिलता है, हमें नह काली काई, नह काली काई, ये वाटरफॉल का नाम है नह काली काई। कहाँ देखने को मिलता है नह काली काई, चेरापूंजी मेघालय के पठार में। और इसकी जो है 340 मीटर की ऊंचाई से ये गिरता है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना, तो ये देखो नहलकाई, ये जो पिक्चर आपको दिखाई हुई है इसमें, ये चेरापूंजी का पठार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका नाम है चेरापूंजी के पठार का नह काली काई। ये देखो कितना ऊंचा है, 340 किलो, ये देखो कितना ऊंचाई से ये नीचे जाके नदी में गिर रहा है। खुद ही इसके पानी की जो है नदी बन रही है। 340 मीटर की ऊंचाई है इसकी। अब हम पढ़ते हैं मैदान। हमने पर्वत पढ़ लिए, हमने देखो ग्रीन पार्ट में आपके क्या लिखा है, समुद्र तल, समुद्र की सतह की औसत स्तर, इसे मध्य समुद्र तल भी कहा जाता है। यानी जो हमारा समुद्र है, ये देखो मैं आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग दिखाती हूँ, एक रूप ये पूरा का ये पूरा, ये है और इसमें आप देखो कि इस पृथ्वी के रूप में, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ जरा ताकि आप ढंग से समझ सको। ये देखो, ये जितना भी ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है, ये सारा ब्लू पार्ट है पानी, यानी ये सारा समुद्र है, ये पूरा महासागर है ये हमारे। और ये स्थल रूप है, ये सारे हमारे क्या है, महाद्वीप है, ये सब महाद्वीप है। तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, इस चित्र के अंदर ये विश्व का मानचित्र आपको दिखाया है, पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई हैं, पठार, मैदान, ये तीनों चीज इसके अंदर जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। इसमें आप पहचान कैसे करोगे, तो ये साइंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, साइन यानी चिन्ह आपको दिख रहे हैं। ये कलर वाला पार्ट है, ये वाला कलर वाला पार्ट आपको दिखाई देगा, इसके अंदर थोड़ा ये ब्राउन शेड में है। तो जहाँ भी आप ये ब्राउन शेड देखेंगे
तो इस ब्राउन शेड को देखने पर आपको पता चल जाएगा कि ये हम पठारों की बात कर रहे हैं, ये वाले। और अगर आप ग्रीन पार्ट देख रहे हो तो ग्रीन पार्ट से आपको ये पता चलेगा, ये जो ग्रीन पार्ट्स है कि यहाँ ये नदियों के मैदान हैं। ये देखो भारत में कितना बड़ा, उत्तर भारत में नदियों का मैदान है, ये नील नदी का मैदान है। ऐसे ही आप जहाँ पर भी ये येलो पार्ट देखेंगे, मस्टर्ड येलो, तो वहाँ पर आप समझ जाना कि ये हम पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं। जैसे कि ये देखिए आप, ये येलो पार्ट है, ये देखो ये सब पर्वत श्रृंखलाएं हैं यहाँ पर। और हमारे भारत की भी देख लीजिए आप लोग पर्वत श्रृंखला, ये रही, ये आपको हिमालय पर्वत की पर्वत श्रृंखला देखने को मिल रही है इसके अंदर। तो अब दोबारा से देखो, यहाँ पे आ जाते हैं हम मैदानों पर अपने। तो हमने समझ लिया कि हमें अपनी पृथ्वी के ऊपर सब कुछ देखने को मिलता है, और जहाँ समुद्र तल की बात आती है तो हम किसी भी धरती की या स्थल भाग की ऊंचाई को देखते हैं, मापते हैं, तो उसको समुद्र तल की सीमा से मापते हैं। जैसे ये ऊंचाई है, और यहाँ पर मैं कहूँ कि ये हम लोग रहते हैं यहाँ पर, कोई पहाड़ों पर रहता है, कोई समतल पर रहता है, तो हम ना किसी भी भूमि को उसके स्तर पर नहीं नाप सकते कि कितनी ऊंची होगी। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि समुद्र तल, जो समुद्र का जो तल है उसको लगभग एक समान माना है, और वहां से ऊंचाई को मापा जाता है। पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों में की जो बाढ़ से निर्मित ये समतल भूमि है, जो पर्वतों से जो नदियाँ निकलती हैं झरनों के रूप में या बहते हुए बर्फ की वजह से, तो वो उसी से निर्मित समतल भूमि होती है पर्वत। ये हाँ नदियों, किसकी बात हो रही है, समतल भूमि है नहीं, इन मैदानों की बात हो रही है। यहाँ नदियों, रेत, चट्टानों के कण और गाद एकत्र करती है। यानी ये जो मैदान है, ये मैदान क्या क्या चीज़ एकत्र करते हैं, ये नदियों से आई हुई रेत को, चट्टानों के कणों को, गाद यानी कि अवसाद को एकत्र करती है, जिन्हें तलछट कहा जाता है। और तलछट किसे कहा जाता है बच्चों, तलछट कहा जाता है जो नदियाँ अपने साथ बहती हुई रेत या चट्टान के कण या फिर कोई भी गाद या अवसाद साथ में लेकर आती हैं, और उन्हें प्लेन पर आने पर, प्लेन यानी कि मैदान में आने पर वो वहीं छोड़ देती हैं, तो उसको हम कहा जाता है तलछट, और मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। ये वाली लाइन रह गई। नदियां इन तलछटों को अपने साथ बहाकर समतल भूमि में लाकर जमा कर देती हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। फलस्वरूप ये मैदान सभी प्रकार की फसलों को उपजाने के लिए उपयुक्त होते हैं। यहाँ इन मैदानों पर अच्छी फसल होती है, और हर प्रकार की फसल यहाँ पर अधिकतर हो जाती है। इस प्रकार के भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय कृषि होता है। यानी जितने मैदान पर लोग रहते हैं वो अधिकतर क्या काम करते हैं, वो खेती का काम करते हैं। मैदान विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीव जंतुओं का भी भरण पोषण करते हैं। आपको मालूम है या आपको मतलब पता होगा, सुना भी होगा कि भेड़ बकरियां कहाँ चरती है, मैदानों में चरती हैं। और बहुत सारे जीव जंतु, वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे यहाँ पर उगाए जाते हैं। कुछ एआई के थ्रू ये गंगा का मैदान दिखा रखा है, और इसमें गंगा के मैदान में आप क्या देख रहे हो, ये आप देख रहे हो पहाड़ वगैरह का इलाका है, ये ग्रीन पार्ट देख रहे हो आप, मैदान देख रहे हो, और यहाँ ये पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ आप देख रहे हो। और मतलब आप समझ सकते हो कि कितना वीरान इलाका होगा ये, कैसे इतने ऊंचे पहाड़ हैं, तो कोई देखने को नहीं मिलेगा। तो अब पढ़ते हैं मैदान पे जीवन कैसे होता है। मैदानी जीवन को देखेंगे हम। हजारों वर्ष पहले, बहुत बहुत साल पहले, आरंभिक सभ्यताओं, कौन सी सभ्यताएं थी, जैसे नदियों के उपजाऊ मैदानों के आसपास विकसित हुई थी। आप सब जानते हो कि अधिक से अधिक जनसंख्या कहाँ रहना पसंद करती है, वहाँ पर रहना पसंद करती है जहाँ उसको हवा पानी पेट भरने के लिए मिले, और आपका जो है सारी सुविधाएं साथ में हो, ऐसे स्थान पर ही जो है सबसे ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। और यही कारण रहा, जो आरंभिक सभ्यताएं थी वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई गई, वो नदियों के किनारे पर।
हमारे समय में भी विश्व की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती थी? मैदानों में ही रहा करती थी। अब तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं पहाड़ों पर, तो पहाड़ों पे भी लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी इतने नहीं जितने प्लेन पर रहते हैं। भारत की कुल जनसंख्या की एक चौथाई से अधिक, अर्थात लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या भारत के गंगा के मैदान में रहती है। विश्व के बहुत से अन्य मैदानों के समान इन क्षेत्रों में रहने वाले और जो रहने वाले लोगों का क्या मुख्य व्यवसाय है? व्यवसाय यानी कमाने का जरिया क्या है? वो है मत्स्य पालन, मछलियों को पालना, और खेती करना यानी कृषि करना। जहाँ चावल, जौ, मक्का, जौ और मोटे अनाज, जिसे ज्वार, बाजरा, रागी कहा जाता है, ऐसे अनाज जैसी खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। साथ ही क्या होता है? साथ ही कपास, जूट, सन जैसी रेशेदार जितनी भी फसलें हैं वो भी उगाई जाती हैं। जो परंपरागत कृषि मुख्यतः कैसे की जाती है? वर्षों पर निर्भर होती है, यानी कि वर्षा यानी रेन पर डिपेंड होती है, कब बारिश होगी, कब हमारे जो है फसल जो है वो अच्छी होगी। अर्थात वर्षा जल से फसलों को जल मिलता है। किंतु हाल के कुछ दशकों में नहरों के जाल नेटवर्क द्वारा और भूमिगत जल को पंप से निकालकर खेतों की सिंचाई करने में वृद्धि हुई है। यानी कि अब जो हाल के दशक